हेलो दोस्तों, मैं धर्मवीर एक बार फिर से आया हूं आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ऑफ कॉमर्स के माध्यम से। और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ की। बिजनेस स्टडीज़ का जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर बात आती है डिविडेंड डिसीजन की, उसकी बात की थी। आज हम डिविडेंड डिसीजन को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, आज हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, उन तत्वों के बारे में बात करेंगे जो किसी भी कंपनी द्वारा जब डिविडेंड डिसीजन लिया जाता है तो उस डिविडेंड डिसीजन को प्रभावित करते हैं, डिविडेंड डिसीजन के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। अगर आपको इन बातों को समझना है, इन पॉइंट्स को समझना है, इन तत्वों के बारे में सही तरीके से जानना है, सही तरीके से समझना है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा डिविडेंड डिसीजन के बारे में। आपको पता होना चाहिए डिविडेंड डिसीजन होता क्या है, और ये बात हमने की थी अपने पिछले वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले आपको वो वीडियो देखना है, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक। ये है हमारे वो पॉइंट्स जो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। अर्निंग है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग है, कैश पोजीशन है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं और एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। हम बात करेंगे केवल इन्हीं पॉइंट्स के बारे में। अब अगर बात की जाए सबसे पहले अर्निंग यानी कि आय की, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी कोई भी कंपनी है, कोई भी व्यक्ति काम कर रहा हो, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है केवल और केवल पैसा कमाना, केवल और केवल लाभ कमाना। आप किसी भी बिजनेस में चले जाओ, हर बिजनेस का एक उद्देश्य है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही सभी बिजनेस का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर भी जो कंपनी काम कर रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उसका उद्देश्य क्या होगा? उसका उद्देश्य होगा प्रॉफिट कमाना, मतलब आय कमाना। इसी प्रॉफिट को कमाने के लिए उसने अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा किया है, और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को उसने पूरा किया है अपने अलग अलग फाइनेंसिंग रिसोर्स से। अब कंपनी को डिविडेंड का डिसीजन लेते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी के प्रॉफिट यानी आय कितनी है, अर्निंग कितनी है, इनकम उसने कितनी जनरेट की है। इस बार जितनी उसकी अर्निंग होगी, अगर आपकी अर्निंग ज्यादा है तो आप ज्यादा डिविडेंड दे सकते हो, और यदि आपकी अर्निंग कम है तो आपको डिविडेंड भी कम देना चाहिए। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में एक बात की थी कि जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग है, जो प्रॉफिट है, उसको दो हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला आप कह सकते हो डिविडेंड, और दूसरा हिस्सा इसमें कहा जा सकता है रिटेन्ड अर्निंग्स। अब अगर कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा है तो ज्यादा डिविडेंड दिया जा सकता है, क्योंकि कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग भी ज्यादा बचेंगी और अपनी वो फ्यूचर की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आसानी से पूरा कर लेगी। लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट कम है, कंपनी की इनकम कम है, कंपनी की अर्निंग कम है, आय कम है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को डिविडेंड भी कम देना चाहिए। क्योंकि अगर कंपनी ने ज्यादा डिविडेंड दे दिया तो उसके पास रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे या सेविंग के तौर पे कम पैसा बचेगा, कम फाइनेंस होगा, तो उसे अपने फ्यूचर की जो कार्य हैं उनको करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे सिंपली आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी अर्निंग ज्यादा है तो ज्यादा डिविडेंड दिया जा सकता है, और यदि आपकी अर्निंग कम है तो ऐसी अवस्था में कंपनी को कम डिविडेंड देना चाहिए, ताकि वो अपनी फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको सही तरीके से उनका फायदा उठा सके। दूसरी बात आती है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, आय की स्थिरता। अब यहाँ पे देखिए बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जिनकी अर्निंग, या बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनके जो प्रॉफिट है, जो लाभ हैं, वो कंसिस्टेंट नहीं होते। उनका ग्राफ जो है आमतौर पे कैसे चलता है, यहाँ से अगर हम देखें अप डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। अगर किसी भी कंपनी का ग्राफ ऐसे चलेगा
तो वो कंपनी सही तरीके से अपने डिविडेंड डिसीजन नहीं ले पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं उसकी इनकम कितनी होगी। एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर में उसने इनकम कमाई, उसको लगा कि इस बार तो बहुत ज़्यादा इनकम होगी, इतनी इनकम है, उसने क्या किया, ज़्यादा डिविडेंड दे दिया। अब ज़्यादा डिविडेंड देने का मतलब क्या हुआ, उसके पास जो रिटेन्ड अर्निंग्स की अमाउंट है या जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो कम बचे। और यदि वो कम बचे, उसने तो ये सोचा था हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगली बार वो कंपनी किस में चली गई, लॉस में चली गई। अब पहले एक तो रिटेन्ड अर्निंग्स कम थे, ऊपर से कंपनी को लॉस हो जाता है, तो इसका मतलब कंपनी सही ढंग से अपने काम को नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर किसी कंपनी के हम प्रॉफिट की बात करें, कंसिस्टेंसी की बात करें, यहाँ से प्रॉफिट आपके चले और ये ऊपर की तरफ ही बढ़ते गए, थोड़ा सा कम हुए फिर बढ़े, फिर थोड़ा सा कम हुए फिर बढ़े, तो इससे कंपनी एक डिसीजन ले सकती है कि हमारे जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, हम हर साल प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे प्रॉफिट की स्टेबिलिटी। तो अगर एक साल कंपनी को थोड़ा बहुत लॉस हो भी जाता है तो कंपनी उसको आसानी से कवर कर सकती है, क्योंकि उनके जो प्रॉफिट है, उनकी जो अर्निंग है वो क्या है, स्टेबल है, कंसिस्टेंट है। हर साल वो पहले से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, हर साल उनको प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस की कोई पॉसिबिलिटी उनके सामने नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या कर सकते हैं, डिविडेंड भी ज़्यादा दे सकते हैं। अगर ये सिचुएशन आपके पास है तो आप ज़्यादा डिविडेंड दे सकते हो, लेकिन अगर ये सिचुएशन आपके पास है तो ऐसी अवस्था में आप ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते, या ये कह लीजिए कि डिविडेंड डिसीजन आप सही तरीके से ले नहीं पाओगे कि आखिर कितना प्रॉफिट आपको डिविडेंड के तौर पे देना चाहिए। उसके बाद बारी आती है कैश पोजीशन की, रोकड़ स्थिति। देखिए ऊपर वाले जो दो पॉइंट हैं, इनमें हम दोनों में बात कर रहे हैं अर्निंग की, इन दोनों में बात हो रही है प्रॉफिट की, कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हैं तो कंपनी क्या कर सकती है, डिविडेंड दे सकती है, ज्यादा डिविडेंड दे सकती है। लेकिन अगर कंपनी के प्रॉफिट कम है और वो प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, तो ऐसी अवस्था में कंपनी को ज्यादा डिविडेंड नहीं देना चाहिए। अब इनसे भी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कैश पोजीशन का। कैसे? कैश पोजीशन के बारे में एक बात कही जाती है कि कंपनी का हो सकता है प्रॉफिट ज्यादा हो, प्रॉफिट क्या हो, इंक्रीज हो, मतलब ज्यादा हो, फिर भी कंपनी की जो कैश पोजीशन है वो कमजोर हो सकती है, और हो सकता है कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो कम हो, लेकिन कम प्रॉफिट में भी कंपनी की जो कैश पोजीशन है वो मजबूत हो सकती है, स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अब ये कैसे? आमतौर पे जो प्रॉफिट है वो हम कैलकुलेट करते हैं सेल्स बेसिस पे। सेल में से क्या किया, कॉस्ट हमने माइनस कर दी, तो हमारे पास आ गया जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट, और इसमें से हमने डायरेक्ट और जो अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो माइनस करें, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने माइनस करें, तो अपने पास बारी आई किसकी, नेट प्रॉफिट की। अब नेट प्रॉफिट के बाद हमने क्या किया, उसमें से इंटरेस्ट पे कर दिया और उसमें से टैक्स पे किया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा, इस प्रॉफिट पे डिविडेंड दिया जाता है। अब हुआ क्या, कंपनी ने सेल तो कर दी एक साल में 50 लाख की, और करते करते लास्ट में जब हम पहुंचे प्रॉफिट बच गया कंपनी के पास 20 लाख रुपए। लेकिन समस्या क्या आई, प्रॉफिट तो 20 लाख है, लेकिन जो कंपनी थी उसने ये सारी की सारी जो सेल है वो क्रेडिट पे कर दी। सेल किस पे कर दी, उधार पे। प्रॉफिट तो बहुत है, 20 लाख रुपए कंपनी ने कमाया, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन सेल कैसे कर दी, उधार पे। अगर कंपनी ने सेल उधार पे कर दी, क्या कंपनी के पास कोई कैश आया, नहीं आया। और यदि कंपनी के पास कैश आया ही नहीं है
तो कंपनी डिविडेंड कैसे दे सकती है? तो यहाँ दिक्कत आएगी। इसके विपरीत हम इसी स्थिति को थोड़ा सा बदल देते हैं। कंपनी ने सेल करी 30 लाख रुपए की और कंपनी ने लास्ट में जाके देखा प्रॉफिट कमाया 10 लाख रुपए, लेकिन ये सारी की सारी जो सेल कंपनी ने करी, ये पूरी की पूरी सेल करी कैश में। अपने ग्राहकों को एक बात सीधे तौर पे कह दी कि हम उधार पे माल नहीं बेचेंगे, हम जितना भी माल बेचेंगे केवल और केवल कैश में बेचेंगे। 30 लाख रुपए कैश सेल करके सेल थोड़ा कम कर दी, प्रॉफिट भी कम कमाया, लेकिन ये पैसा तो कंपनी के पास आया, पूरे के पूरे 30 लाख रुपए कंपनी को मिल गए। और ये 10 लाख रुपए भी जो आपका प्रॉफिट है वो भी किसके रूप में है? कंपनी के पास कैश के रूप में है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रॉफिट ज्यादा होने पर भी आपकी कंपनी की कैश पोजीशन कमजोर हो सकती है और प्रॉफिट कम होने पर भी आपकी कंपनी की कैश पोजीशन मजबूत हो सकती है। तो प्रॉफिट के साथ साथ अब कंपनी को ये भी देखना है कि उसकी कैश पोजीशन कैसी है। अगर कैश पोजीशन स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा डिविडेंड दिया जा सकता है, आप कह सकते हो मोर डिविडेंड। और यदि कैश पोजीशन उसकी वीक है, कमजोर है, तो यहां पे आपको लेस डिविडेंड यानी कम डिविडेंड देना चाहिए, ताकि जो हमारी कैश पोजीशन पहले से कमजोर है उसमें से कम कुछ कैश हम बचा कर रखें, जो हमारे लिए वर्किंग कैपिटल का काम करेगा। क्योंकि आपको पता है बिजनेस को सही ढंग से चलाने के लिए डेली हमें कुछ ना कुछ खर्चे पे करने पड़ते हैं, डेली के हमारे एक्सपेंसेस हैं, जिसको हमने नाम दे दिया था वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल के लिए हमारे पास कैश अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे पहले अर्निंग ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, ज्यादा डिविडेंड दे दो। अर्निंग कम है, प्रॉफिट कम है, तो डिविडेंड भी कम। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर आपके प्रॉफिट कंसिस्टेंट है, कंटिन्यूअसली आपको प्रॉफिट होते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली आपका प्रॉफिट पहले से थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप ज्यादा डिविडेंड दे सकते हो। लेकिन अगर आपके प्रॉफिट स्टेबल नहीं है, उनमें स्थिरता नहीं है, कभी तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया, अगले साल हमें बहुत ज्यादा लॉस हो गया, उससे अगले साल फिर हमने प्रॉफिट कमा लिया, उससे अगले साल फिर लॉस हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा डिविडेंड नहीं देना चाहिए। जिस साल आपको प्रॉफिट होता है, रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे वो प्रॉफिट अपने पास रखना चाहिए। और इसी के अर्निंग के साथ साथ बात किसकी आई? कैश पोजीशन की, विच इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है डिविडेंड डिसीजन को लेते समय, कि अगर आपकी कैश पोजीशन स्ट्रॉन्ग है तो आप ज्यादा डिविडेंड दे सकते हो, अगर आपकी कैश पोजीशन कमजोर है तो आपको डिविडेंड भी कम देना चाहिए। क्योंकि अर्निंग ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कैश पोजीशन भी मजबूत है। प्रॉफिट ज्यादा होने पे कैश पोजीशन आपकी कमजोर हो सकती है और प्रॉफिट कम होने पे आपकी जो कैश पोजीशन है वो मजबूत हो सकती है। इसके बाद अगला जो फैक्टर है आपका वो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब कंपनी को क्या दिखाई दे रहा है? कंपनी को फ्यूचर में कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आप इनको कह सकते हो, पॉसिबिलिटी जो हमने नाम दिया था पिछले वीडियो में। आपको पता है कि फ्यूचर में आपको एक नई टेक्निक मिलने वाली है और उस नई टेक्निक के माध्यम से आप अपनी कंपनी को बहुत आगे ले जा सकते हो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट आप बढ़ा सकते हो, अर्निंग आपकी इंक्रीज हो सकती है। तो अगर आपने फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है, विकास के अवसर, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर आपने फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है तो इसका मतलब क्या होगा? आपके पास फाइनेंस होना चाहिए, और वो फाइनेंस आप बाहर से इकट्ठा करने की बजाय आपके लिए सही क्या होगा कि आप अपने प्रॉफिट को ही, अपने प्रॉफिट के ज्यादा शेयर को कैसे रखो? रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे। आपको पता है फ्यूचर में आपको एक नई टेक्निक मिलने वाली है, अर्निंग्स। आपको पता है फ्यूचर में आपको एक नई टेक्निक मिलने वाली है जिससे आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा, आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी उससे। तो ऐसी अवस्था में उस टेक्नोलॉजी का, उस टेक्निक का फायदा उठाने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल
जो स्ट्रॉन्गनेस है, फाइनेंशियल जो मजबूती है आपकी कंपनी के अंदर वो होनी चाहिए, और उस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप अपने प्रॉफिट का ज्यादा हिस्सा रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे अपने पास रखो। इससे आप अपनी फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज का फायदा बिल्कुल आसानी से उठा सकते हो। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है इसमें, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार तक पहुंच। देखिए हम एक बात पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी बिजनेस हो उस बिजनेस के लिए फाइनेंस रिक्वायर्ड है, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, और फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज से पूरा करते हो। अब अगर आपकी जो पहुंच है वो पूंजी बाजार तक अच्छी है, अच्छी होने का मतलब क्या है, ये जो पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट की हम बात कर रहे हैं, ये इसी की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल जो रिसोर्स हैं जो आपको आवश्यकता पड़ने पे आपके बिजनेस के लिए, आपकी कंपनी के लिए फाइनेंस अवेलेबल करवाएंगे। अगर आपकी इस बाजार तक पहुंच अच्छी है तो इसका मतलब क्या होगा, पहुंच अच्छी होने का मतलब है जब भी आपके सामने कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आएगी तो बिल्कुल आसानी से आप क्या कर सकते हो, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कर सकते हो, फाइनेंस को इकट्ठा कर सकते हो ताकि उस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके और बिजनेस के अंदर जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है उसका फायदा उठाया जा सके। इसके विपरीत पहुंच अच्छी ना होने का मतलब क्या है, जब आपके सामने कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आएगी और आप उस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फाइनेंशियल रिसोर्सेज के माध्यम से पूरा ना कर पाओ, किसी वजह से हो सकता है आपकी रेपुटेशन या गुडविल अच्छी ना हो, जिसकी वजह से कोई भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, वजह कोई भी हो सकती है। आपको डिसीजन यही लेना है कि अगर आपकी कैपिटल मार्केट में पहुंच अच्छी है, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप तभी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो, आसानी से फाइनेंस आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप ज्यादा डिविडेंड दे दो, कोई दिक्कत नहीं। आपने प्रॉफिट क्या किया, डिविडेंड के तौर पे दे दिया, आपके पास प्रॉफिट कम बचा, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी बिल्कुल आसानी से आप क्या कर दोगे, फाइनेंस इकट्ठा कर लोगे। लेकिन अगर कैपिटल मार्केट तक पहुंच आपकी अच्छी नहीं है, मतलब जरूरत पड़ने पर आप अपने लिए फाइनेंस इकट्ठा नहीं कर पाओगे या नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में आपको डिविडेंड कम देना चाहिए ताकि आप अपने प्रॉफिट को बचाकर अपने पास रखो और अपने प्रॉफिट से ही अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करो। क्योंकि एक चीज तो आपको क्लियर मिली कि अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, मेरे पास पैसा है तो ठीक है, और तो कोई ऐसा है नहीं जो मेरे को पैसा देगा, ना मेरे को बैंक से लोन मिल सकता है, ना शेयर होल्डर मेरी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए तैयार है, ना मेरा कोई रिश्तेदार या मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई जो रिलेटिव या फ्रेंड्स है वो मुझे पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब मैं अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। तो ऐसी अवस्था में प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा कंपनी को अपने पास रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे रखना चाहिए और डिविडेंड कम देना चाहिए।